सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ब्रिटिशर का एक्सपेंशन कंप्लीट देख चुके हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ये टॉपिक की मैंने आपसे बात की थी जब हम पॉलिटी की क्लास ले रहे थे कि जितने भी एक्ट्स हैं उसको पॉलिटिकली और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से हम लोग हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था, हमने हिस्ट्री जब पढ़ी तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉपरली इवोल्यूशन था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, लेकिन उसके पीछे जितने भी एक्ट थे वो सारे हमने वहाँ पे स्टडी नहीं करे थे। तो वो हम यहाँ पे आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, सारे चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड सारे काउंसिल एक्ट देखेंगे, पूरे कवर करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जब बात की जा रही है तो देखिए था क्या सिचुएशन। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। कौन जीत चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इकोनॉमिकली तो ट्रेड कर ही रही थी, बट आफ्टर 1764 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। क्या हो चुकी है? पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। क्लियर? तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। रीजन देखना है हमें रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। तो पहले हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। हमने देखा 1757-64 दोनों बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कंपनी ऑन एन एवरेज 4 लाख पाउंड तक का अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजती थी। 4 लाख पाउंड तक का जो अमाउंट है कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजती थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई? 1768 के अराउंड तक, 68-69 के अराउंड तक आते आते ये नोटिस किया गया कि जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है। क्यों? वो रीज़न भी अभी देखेंगे। 1768-9 तक आते आते ये नोटिस किया गया कि कंपनी क्या है? कंपनी नुकसान में जा रही है। अब बिजनेस कर रहे हो, कंपनी है, गवर्नमेंट ने सोचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, नुकसान में जा रही है, धीरे धीरे कंपनी रिकवर कर लेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। 1772 में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि कंपनी को बोरो करने पड़े। कंपनी ने अराउंड बोरो करे 1 लाख पाउंड तक का अमाउंट। कंपनी ने 1 लाख पाउंड तक का अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोरो किया। अब इस चीज़ से ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान होगी कि हम तो कंपनी को अर्न करने के लिए वहाँ पे मोनोपोली दे रखी है कि कंपनी अर्न करके हमें रिजल्ट दे, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी को अमाउंट बोरो उधार में देना पड़ रहा है। कितना तक? 1 लाख पाउंड तक का। कौन से ईयर में? 1772 में। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ पे प्रॉपर कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं, जो भी मैटर है, उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कह रहे थे कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो सबसे पहले तो कंपनी के लॉस में जाने के क्या कारण है? ठीक है, कंपनी जो ये लॉस में जा रही थी तो कंपनी लॉस क्यों बियर कर रही है, इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट जो मेजर कारण है इसका वो ये है कि 1769 में बंगाल में आई थी फेमाइन। 1769 में बंगाल में आई थी फेमाइन। लोगों के पास खाने को नहीं था। अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, बंगाल की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे मर गई थी फेमाइन की वजह से। क्लियर? अब हुआ क्या था? उस टाइम पे यहाँ पे बारिश नहीं हुई। क्लियर? बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी अच्छी। अब फसल नहीं है तो फूड की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे कंपनी के जो लोग थे वो टैक्स को इंक्रीज करने लगे।
इससे लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं बची और तकरीबन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ हो गई ड्यू टू दिस फेमाइन। तो ये पहला कारण था कंपनी के लॉस में जाने का। दूसरे कारण की अगर आपसे बात की जाए तो इस टाइम पे हम लोग सारी वॉर्स पढ़ चुके हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे चल रही थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इस टाइम पे यहाँ पे चल रही थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम लोगों ने मैसूर वॉर पढ़ी है तो आप इसका टाइम पीरियड देख के इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट क्या रहा था, हैदर अली वाली वॉर है ना, हैदर अली जीत रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस वॉर का कोई फायदा नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा लग गया। एक तो जीते नहीं थे, जीत जाते तो ट्रीटी करके पैसे मांग लेते ना, लेकिन यहाँ पे ये लोग जीते नहीं थे, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा पैसा लग गया था। तीसरी चीज, इस टाइम पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टी ट्रेड होता था, चाय का जो व्यापार होता था, उसमें भी काफी लॉस देखने को मिला। इन टोटल क्या कारण था कि कंपनी लॉस में जा रही है और बाद में कंपनी को पैसे उधार लेने पड़े, तो ये सारे जो है दीज वर द रीजंस। इसके अलावा जो एक मेजर रीजन और था वो था करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज की डेट में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही चीजें हैं। ये नोटिस किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज फील करी कि क्या हो रहा था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो तो रिच होते जा रहे थे, बट कंपनी इन टोटल लॉस में जा रही थी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस गड़बड़ को नोटिस करने के लिए क्या किया गया था, ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको 1773 में फ्रेम किया गया। क्लियर, इसको 1773 में फ्रेम किया गया। अब आगे देखेंगे इस कंसेप्ट को कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू वो बोलना क्या चाह रहे थे, क्या क्या प्रोविजंस लेके आए थे, क्या क्या चीजें थी जिसको कंपनी को रेगुलेट जिसके थ्रू करा जा रहा था। आने के कारण, एक्ट का बैकग्राउंड ये सब देख लिया। अब रेगुलेशन के लिए कुछ प्रोविजंस थे, कुछ फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, वो क्या थे। तो सबसे पहली बात अगर हम इसमें देखेंगे तो वो ये थी कि इस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल, हर प्रेसिडेंसी के हम देखेंगे तो इस टाइम पे क्या होती थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये सब अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। तो हर प्रेसिडेंसीज के गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब डिफरेंस क्या था, ये गवर्नर के साथ जनरल लगा देने से क्या डिफरेंस आया। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होते थे, अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं, इन सबको रिपोर्ट बाहर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में बैठे थे उनको सबमिट करनी होती थी। तो ये सब यहाँ पे कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था। बट जब हमने ये पोस्ट बनाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो हमने क्या करा, ये एक अटेम्प्ट था कि पावर को क्या कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब पावर का केंद्रीयकरण कर दिया जाए। केंद्रीयकरण कर दिया जाए। कहाँ पे केंद्र, सेंटर किसको बना रहे हो आप बना रहे हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मतलब यदि अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को कोई डिसीजन लेना है तो वो किसके थ्रू आएंगे, पहले किससे परमिशन लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। क्लियर। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को बढ़ा दिया गया, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, और ये जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल की चेंज करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, जो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल होंगे। तो 1774 में कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पेपर के बन जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर। वैसे तो हम पूरी सीक्वेंस देखेंगे, गवर्नर की लिस्ट, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, एंड देन बाद में जब ये लोग वाइसराय बने तब की। बट अभी के लिए हमें देखना है कि जो फर्स्ट आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग को हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा आपने क्या किया, पावर सेंट्रलाइज कर दी है यहाँ पे। इसके अलावा बात की गई है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। नाउ द क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते क्या है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी बॉडी थी जो कि
रेगुलेट करती थी मैनेजमेंट किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबल होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे इनमें टोटल 24 मेंबर्स थे। ओके 24 मेंबर्स थे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि पहले क्या था और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या चेंजेस आए। तो क्या थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसा ग्रुप था 24 मेंबर्स का, 24 सदस्यों का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट देखते थे। ये जनरली इलेक्ट किए जाते थे कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब इन्हें चुनता कौन था, इन्हें चुनते थे कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो क्या कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे सारे चुनते थे इन्हें, नहीं, इन्हें वो शेयर होल्डर चुनते थे जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड से ज़्यादा के शेयर हैं। 500 पाउंड तक की वैल्यू या इससे ज़्यादा के जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर हैं वो शेयर होल्डर चुनते थे क्या, कि कौन पर्टिकुलरली ये मेंबर होंगे। तो ये मेंबर 1 साल के लिए चुने जाते थे और 500 पाउंड तक की वैल्यू वाले शेयर होल्डर चुनते थे। अब चेंजेस क्या आया, ये नोटिस किया गया कि ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है ये बहुत कम है। 1 साल तो आके चीजें समझने में और अपने लिए वोट अरेंज करने में ही लग जाते हैं, तो प्रॉपरली काम कब किया जाएगा। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इस 1 साल के प्रोविजन को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4 ईयर। इन 24 मेंबर के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, 24 के 24 ही मेंबर रहे, ये बात ध्यान रखनी है। बट ये 1 साल का जो प्रोविजन था ये बढ़ा के कितने साल कर दिया, 4 साल। और आपका जो ये 500 पाउंड तक का अमाउंट है, ये जो 500 पाउंड का अमाउंट है उसे कितना कर दिया गया, 1000 पाउंड। यानी कि अब वोट कौन देगा, जिनके पास 1000 पाउंड या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है वो पर्टिकुलरली इन 24 मेंबर के लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे। बात समझ में आ गई हमें। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद यहाँ पे जो बहुत फेमस चीज़ रही है इस रेगुलेटिंग एक्ट की और क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करा गया। सुप्रीम कोर्ट की जो हम लोग बात करते हैं हमें पता है ब्रिटिशर के टाइम से है, इंडियंस ने आज़ादी के बाद तो उसे नहीं बनाया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के अंडर आया था, वो सुप्रीम कोर्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के अंडर फ्रेम किया गया, तो फ्रेम किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। तो क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की गई 1773 के एक्ट के अंडर। अब फॉर्मेशन कैसे होती थी, मतलब कंपोजिशन क्या थी, तो एक चीफ जस्टिस होते थे इसमें, एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस, क्लियर, एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस। अब सारे चीफ जस्टिस के नाम तो हम लोग याद यहाँ पे नहीं कर सकते, बट जो फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे उनका नाम हमें याद रखना जरूरी है। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन बन सकता है, यहां तक बात समझ में आई। एलिजा इम्पे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या क्या हो चुका है अब तक, ये देखिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, क्लियर। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की टर्म पीरियड और शेयर होल्डिंग अमाउंट में चेंज कर दिया गया। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। क्या बनाया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें टोटल 4 मेंबर होंगे। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी क्या, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या काम करेगी, ये हेल्प करेगी गवर्नर जनरल की। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए ये उनकी डिसीजन मेकिंग में और उनके पर्टिकुलरली जितने भी काम होंगे उनमें उनको असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों बनाई गई थी, असिस्ट करने के लिए। किसको, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए क्या बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। यहां तक का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीजें की गई हैं हमें देखना है। तो आप एक देखेंगे, ट्रेड को कंट्रोल करने की बात थी। तो जितने भी सिविल मैटर हैं, जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड मैटर हैं, इन सब की जो रिपोर्ट जाएगी, इन सब की जो रिपोर्ट जाएगी, ये कह दिया गया कि ये रिपोर्ट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगी।
पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब नहीं था आप कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, बट नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट है सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड, ये आप हमें सबमिट करोगे, क्योंकि अब कंट्रोल क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास चली गई है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई है। ट्रेड की मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, बट कुछ प्रोविजंस, अब जो पावर है वो मोर पावर किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। यहां तक हमें समझ में आ गई बातें। अब इस एक्ट से फायदा क्या हुआ, एक्ट आ गया, प्रोज और कॉन्स होते हैं हर चीज के, तो बेनिफिट क्या हुआ, अगर बेनिफिट की बात देखें तो बेनिफिट हुआ ये कि जो कंपनी की मोनोपोली चल रही थी, कंपनी अपनी मनमर्जी चला रही थी, ये सब आर्बिट्री पावर थी कंपनी की, वो सब हो गई खत्म, वो सब हो गई खत्म। और ये जितने भी मोस्टली जो इनके एम्प्लॉय थे, कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो मनमर्जी पैसा कमा रहे थे, करप्शन कर रहे थे, उस पर भी थोड़ा सा लगा कंट्रोल। तो ये तो प्लस पॉइंट था, बट क्या इस एक्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट भी थे। नेगेटिव होगा तभी तो इसको इंप्रूव करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या नेगेटिव पॉइंट था इस एक्ट में, जो मेजर नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि आपने गवर्नर, जो भी आपने गवर्नर की पोस्ट बनाई है, प्लस आपने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, इनके बीच का कोई रिलेशन स्टैब्लिश आपने किया ही नहीं। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। क्लियर? तो पहला तो प्रॉब्लम यही हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, पहले तो वो डायरेक्ट किसकी सुनते थे, वो गवर्नर की सुनते थे। क्लियर? बट अब जब सुप्रीम कोर्ट बन गया है तो वो किसके लिए सुनेंगे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुने या वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात सुनेंगे, तो इस चीज में क्लियरिटी नहीं थी। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम थी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच का रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश नहीं था। दूसरी चीज, एम्प्लॉय कंफ्यूज थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी जानी चाहिए या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात सुनी जानी चाहिए। तो इन्हीं फ्लॉज को, इन्हीं सब जो कंफ्यूजन थी, इनको क्लियर आउट करने के लिए एक और एक्ट आया जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट आया जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट बेसिकली आया ही इसलिए था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी जो टाइम के साथ साथ फील की गई, और उसको 1781 में दूर करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहां तक बात समझ में आई? काम का है, जनरली नहीं पढ़ते हम, सीधा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट पढ़ने लगते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। बट ये चीज पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की फ्लॉज को कवर अप करने के लिए कौन से एक्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हमने पढ़ा होता है सीधा 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आंसर में हम बहुत श्योर होके इसको टिक कर देते हैं, बट ये आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब इस एक्ट में था क्या, पहला प्रोविजन इस एक्ट में ये था कि आया किस लिए था, फ्लॉ को एंड करने के लिए। किसके फ्लॉ, 1773 के एक्ट के जो फ्लॉज थे उनको खत्म करने के लिए। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात इस एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट में किया ये कि आपकी जो भी गवर्नर है, यही तो कंफ्यूजन थी ना कि गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे उस चीज को मोर इलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नर है, क्लियर, गवर्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनके लिए जजमेंट नहीं ले सकती उनके ऑफिशियल कैपेसिटी वाले वर्क के लिए, जो भी वो अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पर्सनल लेवल का वर्क और एक होता है आपका ऑफिशियल वर्क। जिस भी काम में आप इंगेज हो, मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको वो पोस्ट मिल जाती है, आप उस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटी निभा रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो आपके प्रोफेशनल वर्क है, वो सारे आपके ऑफिशियल कैपेसिटी वाले वर्क आते हैं। प्लस आप अपने घर से रिलेटेड कोई फंक्शन मैनेज कर रहे हो, क्लियर, अपने घर में फंड कैसे चलाना है, बजट कैसे चलना है, वो डिसीजन ले रहे हो, वो सब आपके पर्सनल लेवल के वर्क है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि गवर्नर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के जो भी काम से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट नहीं करेगा।
ये बात बोली गई। सुप्रीम कोर्ट उन सब मैटर में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 1773 से 81 तक ऐसी बहुत सारी चीजें देखी गई जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ ये बात क्लियरली लिख दी गई। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया कि एम्प्लॉय की आप बात कर रहे हो तो आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं, ठीक है। उनको भी हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रख रहे हैं। आप भी बाहर रहिए, नहीं मतलब हमें आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के जो भी आप काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्लियर। इसका मतलब अब जो एम्प्लॉय है उनकी ये कंफ्यूजन कि सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाए या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, अब किसकी सुने, वो क्लियर हो गई कि आप सीधा सीधा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से हम आपको बाहर रख रहे हैं। यहां तक हमें समझ में आया। कम प्रोविजन नहीं है इस एक्ट में भी, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी। तो इसके अलावा एक और जो प्रोविजन यहाँ पे बोला गया वो ये बोला गया कि जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स रहेंगे उससे भी सुप्रीम कोर्ट आउट है। सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू मैटर में कोई डिसीजन नहीं लेगा। रेवेन्यू मैटर मतलब किसको कितना अमाउंट देना है, जो दीवानी सिस्टम का कंसेप्ट होता है कि किसको कितना पैसा जाना है, ये सारे कंसेप्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसमें क्या क्या चीजें आई, रेगुलेटिंग एक्ट के फ्लॉज को दूर करने के लिए ये आया। क्वेश्चन सीधा आता है कौन सा एक्ट आया, ऑप्शन में दे देगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ दिस ईयर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सिंपल नेक्स्ट एक्ट क्या था, 1781 वाला एक्ट। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया। ये कहा गया कि गवर्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के वर्क के लिए। इसी तरीके से एम्प्लॉय भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। वो किसकी सुनेंगे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। आपके जितने भी मैटर रेवेन्यू से रिलेटेड है वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। समझ में आई बात। बाकी जितने भी अदर देन रेवेन्यू मैटर है उसमें सुप्रीम कोर्ट डील करेगा, रेवेन्यू मैटर्स में नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोविजन 1773 वाले थे वो कंटिन्यू करेंगे, एज इट इज चलेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला कंसेप्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला कंसेप्ट, और एक प्रोविजन और जो 1773 में आया था वो ये आया था कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो हमने वहां पे मिस करा है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, पूछ सकता है प्राइवेट ट्रेड कहाँ डिनाई करा गया, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, प्लस किसी भी लोकल पर्सन से कोई गिफ्ट या ब्राइब नहीं लेंगे। प्राइवेट ट्रेड करके ही हो रहा था ना करप्शन, की आप अमीर बन रहे थे, कंपनी डाउन में जा रही थी, तो आपका प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। क्लियर। तो फीचर्स में से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्राइवेट ट्रेड बंद कौन से एक्ट में किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद कुछ जो कमियां रह गई थी उन्हें करेक्ट करने के लिए जो हमारा एक्ट आएगा वो आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।